नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ट्रंप के घर के ऊपर से अचानक गुजरे 3 विमान, मचा हड़कंप, आसमान में पहुंचे F-16 ने दागे फ्लेयर्स। खबर में आगे जिक्र होगा कि आटे सब्जी के लिए तरस रहे हैं पाकिस्तानी, इफ्तारी का भी नहीं हो रहा है जुगाड़, रमजान में महंगाई की मार। खबर में आगे जिक्र होगा कि क्या महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली की तरह बिहार में भी RSS कर देगा खेला, कैसी है चुनाव में संघ की भूमिका, आपको बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि दिल्ली मॉडल को बिहार चुनाव में अपनाएगी बीजेपी, नेताओं को कैंपेन शुरू करने का निर्देश। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि नशीले पदार्थों की तस्करी पर मोदी सरकार सख्त, अमित शाह बोले ड्रग मुक्त भारत बनाना हमारा संकल्प। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। ट्रंप के घर के ऊपर से अचानक गुजरे 3 विमान, मचा हड़कंप, आसमान में पहुंचे F-16 ने दाग दिए फ्लेयर्स। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित नो फ्लाइंग जोन रिजॉर्ट के ऊपर 3 जहाज़ों को उड़ता हुआ देखा पाया गया, जिसके बाद अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां तुरंत एक्टिव हो गई। ये विमान ट्रंप के रिजॉर्ट के ऊपर से होकर गुजरे और इसके बाद तुरंत अमेरिकी एरोस्पेस रक्षा कमान ने F-16 विमानों को वहां भेजा। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक F-16 फाइटर जेट ने फ्लेयर्स तैनात कर 3 सिविलियन विमानों को इलाके से बाहर निकाला है। इन 3 नागरिक विमानों ने कथित तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप के मार ए लोगो रिजॉर्ट के ऊपर एयर स्पेस का उल्लंघन किया था। रिपोर्ट के मुताबिक इन विमानों की ओर से नियमों का उल्लंघन सुबह 11:05, दोपहर 12:10 और 12:50 पर किया गया। अभी तक इस बात का पता नहीं लग पाया है कि आखिर ये विमान पाम बीच एयर स्पेस पर क्यों उड़े, और पिछले कुछ हफ्तों में ऐसी घटना कई बार हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आटे सब्जी के लिए तरस रहे पाकिस्तानी, इफ्तारी का भी नहीं हो रहा जुगाड़, रमजान में महा महंगाई की मार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रमजान का महीना शुरू हो चुका है और मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग रोज़ा रखते हैं। रोज़ा शाम को ख़त्म होता है और उसके बाद इफ्तारी होती है। इफ्तारी के दौरान तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। मुस्लिम देशों में बड़ी धूमधाम के साथ इफ्तारी मनाई जाती है। हालांकि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिए इफ्तारी बड़ी महंगी पड़ रही है। पाकिस्तान में इफ्तारी के लिए ज़रूरी सामान की कीमतें आसमान छू रही है। पाकिस्तान में रमज़ान से पहले ही फल, सब्जी और मीट की कीमतें काफ़ी बढ़ चुकी है। वहीं पाकिस्तान की न्यूज़ वेबसाइट समा टीवी के अनुसार पिछले 3 दिनों की तुलना में कीमतों में काफ़ी अंतर आया है। लहसुन, टमाटर, केले और सेब की कीमतें कई गुना अधिक हो गई हैं। लाहौर में सेब 335 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, जबकि अंडे का दाम 200 रुपये से बढ़कर 290 रुपये तक पहुंच गया है। पाकिस्तान में मीट भी 800 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। सिर्फ फलों की कीमत ही नहीं बल्कि सब्जियों की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। रमजान से पहले ही पाकिस्तान में राशन की दुकानों में आटा, चावल, दाल और बेसन की कमी हो गई है और ऐसे में रेट बढ़ना स्वाभाविक है। दुकानदारों के अनुसार पिछले 6 महीने में स्थिति बेहद खराब हो गई है और ग्राहकों की लंबी कतारें लगी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली की तरह बिहार में भी RSS करेगा खेला, कैसी होती है चुनाव में संघ की भूमिका, ये आपको बता दें दोस्तों कि हाल के महीने में जहां जहां विधानसभा की चुनाव हुए उन जगहों पर भाजपा ने बेहतर प्रदर्शन किया। चाहे महाराष्ट्र की बात हो, हरियाणा की बात हो या फिर दिल्ली की बात हो, इन जगहों पर भाजपा ने अपनी सरकार बनाई और भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई। सवाल ये उठता है कि पिछले और सालों की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी लगातार बेहतर प्रदर्शन क्यों कर रही है। भारतीय राजनीति को समझने वाले पंडित ये कहते हैं कि जिन जिन जगहों पर चुनाव हुआ वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने काफ़ी मेहनत की और एक ऐसा आधार बनाया जिससे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बढ़त बनाई। अब सवाल ये उठता है कि RSS यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी को किस रूप में मदद करती है। क्या RSS बीजेपी के लिए प्रचार करता है या स्वयंसेवक भाजपा नेताओं प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी बताते हैं कि कौन किसकी मदद करता है, इससे पहले उनके परस्पर रिश्तों को समझना जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि RSS और भाजपा के रिश्ते क्या है। RSS की स्थापना 1925 में हुई थी। राष्ट्र सेवा, राष्ट्रीयता और राष्ट्र के विकास को लेकर संघ काम करता रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर बिहार में 2500 से ज़्यादा शाखाएं लगती हैं। बिहार में उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार क्षेत्र बनाए गए हैं और उत्तर बिहार का मुख्यालय मुजफ्फरपुर है, दक्षिण बिहार का मुख्यालय पटना है। बिहार के हर प्रखंड में शाखाएं लगती हैं और बिहार में 200 से अधिक सेवा कार्य किए जाते हैं। मार्च में संघ कार्यों और शाखाओं का लेता है लेखा जोखा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो संघ है वो काफ़ी ज़्यादा तरीके से बिहार में एक्टिव है और बिहार चुनाव को अच्छे से प्रभावित
प्रभावित करने की ताकत संघ रखता है और इससे बीजेपी को जबरदस्त फायदा होना तय है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली मॉडल को बिहार चुनाव में अपनाएगी बीजेपी, नेताओं को कैंपेन शुरू करने का दिया निर्देश। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वर्तमान में देश के 20 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में भाजपा और उसके सहयोगी दलों की सरकारें हैं, जिनमें से अकेले भाजपा की ही 15 राज्यों में सरकार है। इन राज्यों में भी पार्टी के ज़्यादातर नेता केंद्र सरकार को ही बेहतरीन राजनीतिक मॉडल बताते रहे हैं। पार्टी नेताओं का दावा है कि केंद्र सरकार समाज के सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व देते हुए देश की अधिक आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने में लगी है। देखा जाए तो अभी तक गुजरात और यूपी की भाजपा सरकारों को पार्टी राज्यों में रोल मॉडल बता रही थी, लेकिन अब पार्टी देश की राजधानी दिल्ली में डबल ही नहीं ट्रिपल सरकार बनाने की कोशिश में जुटी है और राजधानी को आगे के सभी राज्यों के चुनाव के लिए रोल मॉडल के रूप में पेश करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों की माने तो बिहार को लेकर भाजपा के आला नेताओं की बैठक हुई, जिसमें बिहार के चुनावी अभियान में दिल्ली मॉडल को अपनाने की बात कही गई, जिसके अनुसार तमाम जातिगत बहुल क्षेत्रों में पार्टी के उस जाति से संबंधित नेताओं का प्रवास शुरू किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नशीले पदार्थों की तस्करी पर मोदी सरकार सख्त, अमित शाह बोले ड्रग मुक्त भारत बनाना है हमारा संकल्प। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए सरकार सख्त है। मोदी सरकार पैसे के लालच में युवाओं को नशे की लत में धकेलने वाला नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। एक्स पर एक पोस्ट में अमित शाह ने लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ड्रग मुक्त भारत बनाने के लिए निर्मम और सावधानी पूर्वक जांच के साथ नशीली दवाओं के खतरे का मुकाबला करना जारी रखने का संकल्प लेती है। नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की रणनीति के साथ अचूक जांच के परिणाम स्वरूप भारत भर में 12 अलग अलग मामलों में 29 ड्रग तस्करों को अदालतों ने दोषी ठहराया है। मोदी सरकार की नशीली दवाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का पालन करते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। केंद्रीय गृह मंत्री के ट्वीट के बाद एक प्रेस विज्ञप्ति में गृह मंत्रालय ने कहा कि शाह के मार्गदर्शन में एनसीबी 2047 तक नशा मुक्त भारत के प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। विज्ञप्ति में सरकार की ओर से की गई कार्रवाइयों की जानकारी दी गई है। इसमें उन 12 मामलों का ब्यौरा दिया गया है जिनमें अदालत ने सजा सुनाई। इनमें 2019 में गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रेलवे स्टेशन पर 29.859 किलोग्राम चरस के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 14 साल जेल की सजा सुनाई गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में आगे बढ़े भारत और यूरोपीय संघ, अधिकारियों ने की चर्चा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और यूरोपीय संघ ने मुक्त व्यापार समझौता लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। यह समझौता इस साल के अंत तक लागू हो सकता है। शनिवार को भारत और यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते के प्रयासों पर चर्चा की। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और यूरोपीय संघ के व्यापार एवं आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस सेफकोविक के अलावा दोनों पक्ष के अधिकारियों ने मुंबई में बात की। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर लिखा कि हमारी चर्चा संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में प्रयासों को तेज करने पर केंद्रित थी। हम आर्थिक संबंधों का मजबूत करने और समृद्ध भारत यूरोपीय संघ साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए तत्पर है। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। दोनों पक्ष मुक्त व्यापार समझौते, निवेश संरक्षण समझौते और भौगोलिक संकेत पर भी समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सांबा में मिली एंटी टैंक माइन, बम निरोधक दस्ते ने किया नष्ट। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में एक जंग लगी एंटी टैंक बारूदी सुरंग मिली। जानकारी मिलते ही बम निरोधक दस्ते ने यहां पर विस्फोट करके नष्ट कर दिया। सुरक्षा अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी देते हुए कहा कि शनिवार को सीमा चौकी तवर के पास कामोर गांव में एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार के दौरान एक ग्रामीण की नजर इस माइन पर पड़ी। पुलिस ने बम निरोधक दस्ते को बुलाया और नियंत्रित विस्फोट में खदान को सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने किसी तरह की अनहोनी घटना से पहले ही मोर्चा संभाल लिया और सुरक्षित तरीके से इसे नष्ट कर दिया। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए दहशतगर्द अलग अलग तरीके अपना रहे हैं, लेकिन सेना के जवानों ने उसकी हर मंसूबों पर पानी फेर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रमजान के पाक महीने में सीज फायर के लिए तैयार इजराइल, ट्रंप के प्लान पर लगी मुहर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रमजान के पाक महीने में इजराइल सीज फायर के लिए तैयार हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्लान को स्वीकृति दे दी गई है और अभी तक हमास इस पर कोई जवाब नहीं दे पाया है। इजराइल ने जानकारी दी है कि अमेरिका के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है। रमजान को देखते हुए फैसला हुआ है और इस सीज फायर का मतलब यह है कि
इस पाक महीने में इजराइल गाजा में बमबारी नहीं करेगा। अभी तक हमास ने इस प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अभी स्थायी सीज फायर नहीं हुआ है और उसके लिए और ज़्यादा वक्त चाहिए, लेकिन अभी अस्थायी सीज फायर ज़रूर चल रहा है और उसे ही रमज़ान के महीने में आगे बढ़ाने की बात हुई है। वैसे एक तरफ इजराइल और हमास के बीच समझौता होता दिख रहा है तो दूसरी तरफ रूस यूक्रेन में तल्खी बढ़ती जा रही है। कारण यह है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक राय नहीं बन रही है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ जहां पर आपको बता दें कि ट्रंप ज़ेलेंस्की के टकराव के बाद अमेरिका में पीएम मोदी की डिप्लोमेसी सुर्खियों में है और मीडिया में हो रही है इसकी जमकर तारीफ। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल लगातार विवादों से घिरा हुआ है। उनकी आक्रामक विदेश नीति ने अमेरिका के सहयोगी देशों को असमंजस में डाल दिया है। हाल ही में व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई तीखी बहस ने दुनिया का ध्यान खींचा और इस घटना के बाद अमेरिकी विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने ट्रंप प्रशासन को कुशलता से हैंडल किया और किसी भी टकराव से बचते हुए भारत के हितों को साधा। शुक्रवार को व्हाइट हाउस में ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच खुली बहस देखने को मिली, जहां ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति को बार बार फटकार लगाई और ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि अगर अमेरिका यूक्रेन के साथ हाथ खींच ले तो यूक्रेन 2 हफ्ते भी युद्ध में नहीं टिक पाएगा। इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। आमतौर पर इस तरह की तीखी बयानबाजी बंद कमरों के पीछे होती है, लेकिन ट्रंप ने इसे सार्वजनिक मंच पर कर दिया, जिससे यूक्रेन की कूटनीतिक स्थिति कमजोर पड़ती दिखी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कांग्रेस को चाहिए 70 सीट, लेकिन आरजेडी 30 से ज़्यादा देने के मूड में नहीं। क्या बिहार में टूटेगा लालू यादव और राहुल गांधी की दोस्ती? जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए समय से पहले ही महागठबंधन में सीट बंटवारे की बात गूंजने लगी है। सत्ता के लिए बेचैन महागठबंधन भी इसी परेशानी से जूझ रहा है और कांग्रेस पिछली बार की तरह इस बार भी 70 सीटें मांग रही है, जबकि आरजेडी उसे 30 से अधिक देने के मूड में नहीं है। इसके अलावा वाम दल के भी दावे ज़्यादा ही होने की संभावना व्यक्त की जाने लगी है और इसका कारण यह है कि पिछली बार वाम दलों में भाकपा माले का प्रदर्शन बेहतर ही था। महागठबंधन में मिली 19 से 12 सीटें माले ने जीत ली थी, 2-2 सीटें भाकपा और माकपा ने जीती थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश, उनके नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव। एनडीए में सीएम फेस पर बोले चिराग पासवान। जी हाँ दोस्तों, बिहार चुनाव में सीएम फेस को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में जारी चर्चा और अटकलों के बीच लोजपा के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। चिराग ने कहा कि 2025 का चुनाव एनडीए जीतेगी और सरकार बनाएगी। हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और वो फिर से सीएम बनेंगे। वहीं नीतीश के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आरोपों को सिरे से नकार दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी और जेडीयू के कुछ नेता नहीं चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए। चिराग पासवान ने जवाब देते हुए कहा कि उनको क्या पता, अगर इतनी जानकारी है तो बैठ जाएं, मुख्यमंत्री के साथ बताएं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बिना सिर पैर की बात करने का कोई मतलब नहीं है। ये फैसला व्यक्ति विशेष को लेना है, उनको राजनीति में आना है या नहीं आना। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा बिहार चुनाव तो जीतेगा 225 से ज़्यादा सीटें, केंद्रीय मंत्री मांझी ने कर दिया है ये बड़ा दावा। जहां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने शुक्रवार को दावा किया कि बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगा। आपको बता दें कि पटना में दलित समागम कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत में मांझी ने यह बयान दिया और उन्होंने साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में प्रवेश की संभावनाओं को भी लेकर प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक मांझी ने कहा कि एनडीए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में 225 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मणिपुर के सभी रास्ते खोले जाएं, नशे का नेटवर्क करें ध्वस्त। बैठक के बाद गृह मंत्री का सख्त निर्देश। जी हाँ दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में मणिपुर में सुरक्षा स्थिति पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि 8 मार्च 2025 से मणिपुर के सभी मार्गों पर जनता की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित की जाए और बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री ने रंगदारी के सभी मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने आगे निर्देश दिया कि मणिपुर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निर्दिष्ट प्रवेश बिंदुओं के दोनों ओर बाड़ लगाने का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि मणिपुर को नशा मुक्त बनाने के लिए नशीली दवाओं के कारोबार में शामिल पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जाना चाहिए और मणिपुर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निर्धारित प्रवेश बिंदुओं के दोनों ओर बाड़ लगाने का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया कि मणिपुर को नशा मुक्त बनाने के लिए नशीली दवाओं के व्यापार में शामिल पूरे नेटवर्क को नष्ट किया जाना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बांग्लादेश आकर अपने लोगों को दिलाऊंगी इंसाफ, शेख हसीना की मोहम्मद यूनुस को चुनौती, ढाका की राजनीति में मचेगी हलचल। जी हाँ दोस्तों, भारत में निर्वासन में रह रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि वो जल्द ही अपने वतन वापस जा सकती हैं। उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस पर देश की व्यवस्था को पटरी से उतार देने का आरोप लगाया। भारत से एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि वो ढाका लौटकर यूनुस के गैर कानूनी कामों की जांच कराएंगी और लोगों को न्याय दिलाएंगी। सबसे ज़्यादा समय बांग्लादेश की पीएम रही हसीना ने देश में भारी विरोध प्रदर्शन और हिंसा के बाद 5 अगस्त 2024 को ढाका छोड़ दिया था और भारत आ गई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ब्रिटिश काल के डांस बैंड पर लुटियन जमात और खान मार्केट गैंग चुप, पीएम मोदी ने विपक्ष पर किया तीखा हमला। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लुटियन जमात और खान मार्केट गैंग पर कटाक्ष किया। उन्होंने इस गैंग को अंग्रेजों के समय के एक विचित्र कानून की याद दिलाई। पीएम मोदी ने इस कानून पर उनकी चुप्पी पर सवाल उठाया। नई दिल्ली में NXT कॉन्क्लेव 2025 में पीएम मोदी ने कहा कि मैं लुटियन जमात और खान मार्केट गैंग से हैरान हूं कि वो इतने सालों से चुप है। पीएम ने सवाल पूछा कि ये जनहित याचिका के ठेकेदार जो हर बार अदालतों के चक्कर लगाते हैं, वो उस समय स्वतंत्रता के बारे में क्यों चिंतित नहीं थे। अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में 150 साल पहले एक कानून बनाया था। इसके तहत अगर किसी की शादी में 10 लोग एक साथ डांस करते हैं तो पुलिस दूल्हे और अन्य लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि ये कानून आज़ादी के 75 साल बाद भी लागू रहा, मगर हमारी सरकार ने इसे खत्म किया। पीएम मोदी ने कहा कि अंग्रेजों ने 150 साल पहले एक नाट्य प्रदर्शन अधिनियम बनाया था और ये कानून आज़ादी के 75 साल बाद भी लागू था और इसका मतलब है कि अगर शादी में 10 से अधिक लोग डांस करते हुए पाए जाते हैं तो पुलिस दूल्हे के साथ सभी लोगों को गिरफ्तार कर सकती है, मगर हमारी सरकार ने अब इस कानून को ख़त्म कर दिया। मुझे उस समय की सरकार और नेताओं से कुछ नहीं कहना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस में उथल पुथल, DK शिव कुमार और शशि थरूर के भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक और केरल की सियासत में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के कद्दावर नेता DK शिव कुमार और शशि थरूर के भाजपा में शामिल होने की अटकलें जोर पकड़ने लगी हैं। शिव कुमार की मुख्यमंत्री बनने की मंशा और थरूर की पार्टी में अनदेखी ने इन कयासों को और हवा दे दी है। भाजपा दक्षिण में अपने विस्तार के लिए बड़े चेहरों की तलाश में है। कांग्रेस खेमे में इस उथल पुथल से सियासी माहौल गर्म आ गया है। क्या कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिव कुमार पार्टी छोड़कर भाजपा में जाने को तैयार हैं? सियासी गलियारे में इसे लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं और शिव कुमार कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री भी हैं। उन्हें कांग्रेस का संकट मोचक माना जाता रहा है। मुख्यमंत्री बनने की उनकी हसरत तो है ही और आलाकमान ने उन्हें इसका भरोसा भी दिया था। चुनाव बाद पार्टी का बहुमत आया तो मुख्यमंत्री के चयन में देरी हुई थी। सिद्धारमैया और शिव कुमार दोनों प्रबल दावेदार थे और तब चर्चा सुनाई पड़ी थी कि आलाकमान ने दोनों को आधे आधे कार्यकाल के लिए सत्ता सौंपने की बात कहकर संकट सुलझा लिया था। तब शिव कुमार को संतुष्ट रखने के लिए पार्टी अध्यक्ष पद पर भी बनाए रखने का फैसला हुआ था। शिव कुमार को लेकर अटकलें 2 वजहों से लग रही है। एक तो उन्होंने प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाने के बाद महाकुंभ की व्यवस्था को सराहा और दूसरा ईशा फाउंडेशन के जग्गी वासुदेव के कार्यक्रम में वो अमित शाह के साथ उनकी मौजूदगी सामने आई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की इसी महीने होगी पृथ्वी पर वापसी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके सहकर्मी बुच विल्मोर की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर वापसी जल्द होने वाली है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर मार्च 2025 के अंत में पृथ्वी पर लौट आएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले उनकी वापसी जल्द होने वाली थी, लेकिन मिशन के पुनर्निर्धारण और तकनीकी समस्याओं के कारण इसमें देरी हुई। विलियम्स और विल्मोर की वापसी क्रू 10 मिशन के आने से
जुड़ी है। क्रू 10 मिशन को 12 मार्च 2025 को स्थानीय समय अनुसार 7:48 पर लॉन्च किया जाना है। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रमजान से पहले पाकिस्तान की जामिया मस्जिद में बम विस्फोट, 5 लोगों की मौत, तालिबान से कनेक्शन। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित एक मस्जिद में शुक्रवार को शक्तिशाली बम धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। ये घटना रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत से पहले घटी है। पुलिस अधीक्षक अब्दुल राशिद ने बताया कि ये विस्फोट खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के अकोरा खटक जिले में हुआ है। ये मस्जिद एक प्रो तालिबान मदरसे जामिया हक्कानिया के भीतर स्थित थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन को झटका देने की तैयारी में भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में तलाश रहा ये खास चीज़। हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लिथियम के लिए चीन पर अपनी निर्भरता घटाने के लिए भारत ने अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं।